आज का पहला डे 1 है, तो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है एरेज। तो सबसे मतलब डीएसए सबसे प्रिमिटिव होगा। सो जो बिगनर लेवल है उनको उनके लिए तो मतलब थोड़ा सा ये उनको चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन जो मतलब पहले से थोड़ा बहुत करते हैं या फिर डीएसए पता है उनको, तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा। तो मे बी उसके लिए उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है। तो फिर भी हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे कि थोड़ा और एडवांस होगा जैसे कोर्स, या फिर और थोड़े अच्छे अच्छे डेटा स्ट्रक्चर हम लेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं एरेस के ऊपर। सो सबसे पहले आपको हमने शीट का लिंक तो दे दिया है, और अगर किसी ने देख लिया है क्वेश्चंस वगैरह कि आज के जो हैं, तो उनको थोड़ा फेमिलियर होगा। नहीं तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उनके जो एग्जाम्पल दिए रहेंगे प्लेटफॉर्म्स पे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो टॉपिक रिलेटेड उनके रहेंगे उनके बारे में डिस्कस करके उनके सूडो कोड देख के सोल्यूशन का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो शुरू करता हूँ मैं सबसे पहला पार्ट, क्योंकि एरेस का है। ओके, इसके लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या है आज। सो सबसे पहला क्वेश्चन है टू सम। हाँ, तो टू सम एक्चुअली में क्या है? टू सम मीन्स अगर एक कोई भी एक एरे दिया गया है, तो उस एरे में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो उन एलिमेंट्स में टू सम क्या कहता है कि कोई भी ऐसे दो एलिमेंट निकाल के लाओ जिनका सम टारगेटेड एलिमेंट के बराबर हो। अब इसमें यह भी हो सकता है कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकती हैं एलिमेंट्स की, जैसे कि 2 7 भी हो सकता है एरे के अंदर। 7 हो सकता है, एंड देन 3 and 6 हो सकता है, 4 and 5 हो सकता है। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। बट जो इस जगह पे अभी हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है वो सिर्फ एक हो सकता है। अब कभी भी आप लीड कोड पे जाओगे ना, सबसे पहले क्वेश्चन डिजाइन करने से पहले उसके कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमेशा ध्यान देना। क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया पहले, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड द टारगेट। ओके, हमको इंडाइसिस वापस करनी है, मतलब रिटर्न करनी है, जिनके कॉम्बिनेशन से टारगेट वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं। और इसने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। सो अगर हमने एक बार कोई आंसर को ट्रिगर कर लिया या फिर हमको ऑब्टेन हो गया, तो उसके आगे हमको नहीं जाना है। सो इसके कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं बहुत छोटे हैं, मीन्स 10,000 तक ही हैं। सो और इसकी जो वैल्यू सकती है वो सिर्फ 1 बिलियन तक है। और इसने एक और बात फिर से रिपीट की करके कि ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट। और इसने एक और चीज़ स्पेसिफाई कर दिया है कि क्या हम इसको एन स्क्वायर्स के कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ला सकते हैं कि नहीं। अब इसके दौरान जो हम करने वाले हैं वो सब हम लोग ऐसा बिगिनर लेवल के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, और अगर एंड में अगर टाइम बचा तो हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, अगर ऑप्टिमल सोल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करना है या फिर उसके बारे में जानना है तो सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक लिया जाता है या इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज जाता है उसको कहा जाता है टू पॉइंटर। सो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। सो टू पॉइंटर क्या होता है? दो पॉइंटर्स होते हैं जो कि एरे एलिमेंट्स को पॉइंट करते रहते हैं। ओके, हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 एलिमेंट लिया। सो हमारे पास एक पॉइंटर होगा जो एरे के किसी एक एलिमेंट को मतलब पॉइंट करता होगा, और दूसरा पॉइंटर होगा जो एरे के दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करता होगा। ठीक है, अब इसमें टू पॉइंटर ही क्यों अप्रोच लिया गया? बिकॉज हमको ऐसे दो एलिमेंट चाहिए जिनका सम अप टारगेट एलिमेंट के बराबर हो। इसके लिए हमने यहाँ पे टू पॉइंटर लिया। तो टू पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो किसी एड्रेस को, एरे के किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग में एक पॉइंटर लेंगे जो यहाँ पे करता होगा, बरोबर, और उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, और ऐसे करते चले जाएंगे यहाँ तक 7 तक। और ये क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज हमको टास्क क्या मिला हुआ है कि जो टारगेट एलिमेंट है, जैसे कि टारगेट एलिमेंट हम ले लेते हैं 9। ठीक है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कि क्या 1 के साथ ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है एरे में कि उसका सम अप टारगेट एलिमेंट के बराबर हो। अगर नहीं है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके,
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 और मैक्सिमम एलिमेंट 7 है, तो 1 तो नहीं हो सकता। फिर हम दूसरा एलिमेंट लेंगे 2, फिर उसको चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे और करते चले जाएंगे। ओके, तो जो पहला पॉइंटर होगा उसको हम एज अ नाम देते हैं आई, एंड जो सेकंड पॉइंटर होगा जे, जो दूसरी कॉम्बिनेशंस के लिए आगे ट्रेवल्स कर रहा है उसको होगा जे। सो एक एड्रेस को लोकेटर जो है वो है आई एंड जे, इसलिए हमको इसको कहा जाता है टू पॉइंटर। ओके, टू पॉइंटर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक कॉन्सेप्ट को ना हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। जैसे कि इसमें जो हम लोग लेने वाले ना, इसमें सारी कॉम्बिनेशंस लेने करेंगे हम लोग। मीन्स अगर यहाँ से शुरू हर बार हम array के पास फोर सिक्स के बाद हर एक को लिखे 4 5 6 7 8 के बाद जाना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर बार हम लोग हर एक किसी के पास जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑप्टिमल अप्रोचेज होती हैं जहाँ में अगर हम लोग ने एक बार किसी को ट्रैवल कर लिया तो उसको वापस से ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। वो ऑप्टिमल अप्रोचेज है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टू पॉइंटर्स होता क्या है। ठीक है, दो पॉइंटर्स होते हैं जो एरे के एलिमेंट्स को पॉइंट करते रहते हैं। सो टू पॉइंटर्स को सॉल्व करने का एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले हम लोग अगर समझो, हाँ, इसके पहले जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि एक बार वो मिल सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी की वो नहीं मिल सकता है। तो अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है जो कि नहीं मिल सकता, तो हमको उसमें क्या करना है? तो हमको उसमें उसको -1 क्या करना है? रिटर्न करना है। अब -1 क्यों? क्योंकि -1 ऐसी वैल्यू है जो इंटीजर के इंडाइसिस में एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर समझो हमने किसी एक वैलिड इंडाइसिस को हमने रिटर्न कर दिया, तो वो कुछ ना कुछ मतलब ड्रॉबैक हो जाएगा आपके प्रोग्राम का, या प्रोसेस का ड्रॉबैक हो जाएगा, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है और आपने फिर भी वैलिड वो दिया है। ऐसा हम लोग एक इनवैलिड का वैल्यू को टारगेट करेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे अगर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है हमको। तो फिर देन हमने इनिशियलाइज कर दिया, फिर देन हम जाएंगे आगे की तरफ। फर्स्ट प्रोसेस हो गया अपना, और सेकंड क्या होगा? हम दो पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करेंगे, जो कि मैंने पहले बात की थी, आई एंड जे। अब इसमें क्या होगा? आई ट्रेवल करेगा फ्रॉम फर्स्ट इंडाइसिस, आई ट्रेवल करेगा फ्रॉम फर्स्ट इंडाइसिस टू लास्ट इंडाइसिस। बट हमको यहाँ पे एक ध्यान देना है, एक कैच है कि अगर हम लोग फर्स्ट इंडाइसिस के लिए आगे कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, सेकंड इंडाइसिस के लिए आगे कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, थर्ड इंडाइसिस के लिए आगे कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो फोर्थ इंडाइसिस के बाद जो आगे कोई भी वैल्यू होगी वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगी। तो हमको ध्यान रखना है अपनी लिमिट्स के बारे में, जिसकी मैंने फॉर लूप के बारे में बात किया था कि अपनी लिमिट्स में तो काम करना है, बिकॉज हर कोई प्रोग्रामर नहीं चाहेगा कि उसका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चल जाए या कुछ कंडीशन गलत हो जाए। हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पहला पॉइंटर रहेगा वो यहाँ से शुरू हो और सेकेंड लास्ट इंडेक्स तक जाके रुक जाए, और जो हमारा सेकेंड पॉइंटर होगा वो मतलब पहले पॉइंटर के एक एलिमेंट आगे शुरू हो और लास्ट वाले में जाके रुक जाए। ओके, हम लोग ट्रेवल कराएंगे पहले इंडेक्स को 0 से लेके n- तक, दूसरे पॉइंटर को हम ट्रेवल कराएंगे i+1 से लेके n तक। उसके बाद हर बार जब भी हम कोई आई कंसिडर किया है उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसको हम लोग सम अप करेंगे जे के साथ, और अगर आई और जे का कॉम्बिनेशन टारगेट एलिमेंट के इक्वल हो जाता है तो वहीं पे हम लोग आई और जे को रिटर्न कर देंगे जैसे इसमें दिया हुआ है। जैसे कि देखो, अगर हमारे पास ये मिल जाता है तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। अगर टारगेट एलिमेंट के बराबर है तो हम लोग ने फिर से इसको अपडेट कर दिया, देन रिटर्न कर दिया। और अगर समझो इफ के अंदर कभी वो आया ही नहीं, मतलब हमको टारगेट एलिमेंट कभी मिला ही नहीं, मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी चले गए, तो जब सेकंड पॉसिबिलिटी में चले गए तो डायरेक्टली हम लोग रिटर्न कर दिया जो रिजल्ट हमने पहले डिसाइड किया था -1 हमने उसको रिटर्न कर दिया। इस चीज़ों को ध्यान देना है। बस उसके बाद क्या लिखा है? चेक द सम एंड रिटर्न द रिजल्ट। यहाँ पे कुछ सूडो कोड पड़ा है जिसमें फंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो टू सम कैसा है? टू सम में एक इनपुट आ रहा है नम्स, और वो नम्स क्या ले रहा है? एक एरे ऑफ इंटीजर ले रहा है, और दूसरा वैल्यू है टारगेट जो कि एक इंटीजर है, और रिटर्न क्या करेगा? एरे ऑफ इंटीजर। एरे ऑफ इंटीजर कौन सा? दो इंडाइसिस वाला, मतलब दो वैल्यू वाला या दो एलिमेंट वाला एरे। हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले इंडेक्स को उठा रहे हैं, उसको पॉइंट कर रहे हैं आई के साथ, पहले इंडेक्स को उठा रहे हैं हम लोग, पॉइंट कर रहे हैं आई के साथ, उसके आगे वाले एलिमेंट को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं जे के साथ। और क्या कर रहे हैं? आई को फिक्स रख रहे हैं और जे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आई को फिक्स रख रहे हैं, जे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद ओके, उसके बाद अगर हमको टारगेट एलिमेंट नहीं मिला तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं आगे वाली
जो कि अपडेशन है। अपडेशन में क्या हो रहा है कि हम लोग आगे की तरफ गए दूसरे पॉइंटर पे जो कि 7 होगा, 7 पे रखा एंड देन 7 के आगे वाले जे को हम लोगों ने 7 के आगे वाले एलिमेंट में इनिशियलाइज कर दिया। सो ऐसे करते करते हम लोग सारी कॉम्बिनेशन को अनलॉक कर देंगे, और अगर सारी कॉम्बिनेशन में कोई भी अगर टारगेट एलिमेंट बराबर हो तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये उसका सूडो कोड है, जो कि मैंने कोड दिखाया है उसके बारे में ही है। उसके बाद एक और बात है, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया, उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन, अभी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, सूडो कोड के बारे में बात की है, और आपको मैंने साथ ही साथ आपको कोड भी दिखा दिया है। अगर आपको कोड और अच्छे से देखना है, उसके अप्रोचेस के बारे में जानना है, तो यहाँ पे सोल्यूशन का लिंक हुआ है, आप ये मेरी आईडी में जाके देख सकते हैं कि सोल्यूशन कैसे दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसका क्वेश्चन में जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ओके, तो मिसिंग नंबर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें जीरो से इसमें 0 से लेकर एन तक की आपको वैल्यूज दी रहेंगी एरे में, और आपको 0 से लेकर एन तक की वैल्यू के बीच में जो भी वैल्यू मिसिंग होगी उसको रिटर्न करना है। ये पर्सन गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। जैसे कि पहले एग्जांपल को ले सकते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल क्या कह रहा है कि नम्स है जो कि एरे है, 3 है, 0 है, 1 है, बट इसमें मिसिंग क्या है, 2, बिकॉज सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 to 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 अनअवेलेबल है, तो हमको उसी को फाइंड आउट करना है। तो इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे इस सेशन में। इसमें हम लोग, हाँ, इसमें क्या सूडो कोड दिया गया है, इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि फंक्शन ले क्या रहा है और भेज क्या रहा है। नम्स क्या लेगा, एक एरे ऑफ इंटीजर लेगा जो कि 0 से लेकर n तक रहेगा। अब इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जो वैल्यूज हैं इसके अंदर वो एक रैंडम ऑर्डर्स में है, और रिटर्न क्या कर रहा है, मिसिंग इंटीजर। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि पहले इंडेक्स में 0 इंडेक्स में 0 वैल्यू चेक कर सकते हैं, 1 इंडेक्स में 1 वैल्यू चेक कर सकते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये बेस्ट केस हो सकता है कि आपको जो इनपुट मिला हो वो उसके बराबर ही हो, इंडेक्सेस के बराबर ही हो, लेकिन हम लोग वर्स्ट केस की तरफ जाएंगे और ऐसे मान चलेंगे कि रैंडम वैल्यूज होंगे, बिकॉज हमने जो एग्जांपल देखा वहां पे भी रैंडम वैल्यू ही दी हुई थी, जैसे कि हम देख सकते हैं 3, 0 एंड 1। सो हम यहाँ पे आते हैं। सो रैंडम वैल्यू में कैसा है कि आपको सबसे पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। अब सॉर्ट करने में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, हमने कल ही बताया था कि मर्ज सॉर्ट यूज होता है। तो सबसे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, मीन्स इनपुट साइज इंटू लॉग ऑफ इनपुट साइज। सो सबसे पहले हमने उसको सॉर्ट किया। अब क्या होगा, अगर सारी वैल्यूज वैलिड होंगी तो इंडाइसिस, जो उसका इंडाइसिस होगा मीन्स जो एलिमेंट का नंबर होगा, ओके, जैसे कि यहाँ पे देखता हूँ मैं, जैसे कि जो फर्स्ट इंडेक्स होती है, मैंने बताया था आपको जीरो इंडेक्सिंग होती है, तो फर्स्ट इंडेक्स में जीरो इंडाइसिस है तो उसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। अगर सॉर्ट होने के बाद अगर सब करेक्ट वैल्यू होंगे, अगर मिसिंग वैल्यू नहीं होगी इसके अंदर, तो जीरो के ऊपर जीरो रहेगा, वन के ऊपर वन रहेगा, टू के ऊपर टू रहेगा। लेकिन जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो जीरो के ऊपर तो जीरो आएगा ही, वन के ऊपर भी वन आएगा, लेकिन थ्री, टू के ऊपर थ्री आ जाएगा। तो यहीं पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम लोग इसको डिस्कवर कर देंगे कि ये जो वैल्यू है, इस इंडाइसिस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं है, मतलब ये मिसिंग है। सो हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, जिसमें एक हम लोग एक, जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर लूप के अंदर तीन कंडीशन जरूरी होती है, जैसे कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। तो हम लोग इसको जीरो से लेके नम की लास्ट एलिमेंट तक चलाएंगे और अपडेट करते रहेंगे वन इंडेक्स से, ठीक है। तो हम लोग जीरो से लेके एन माइनस तक जाएंगे, बिकॉज मैंने बताया था अगर 5 एलिमेंट है तो इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक आएंगी, जीरो से लेके 4 तक रहेंगी, इसके लिए एन माइनस। फिर हम क्या चेक करेंगे, अगर इंडाइसिस, इंडाइसिस क्या है, 0 1 2 3 4, तो अगर जीरो इंडाइस के लिए जो वैल्यू है नम के अंदर अगर जीरो रही तो करेक्ट है, तो वहाँ पे हम लोग रिटर्न नहीं होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर जीरो के लिए जीरो वैल्यू ही है एरे के अंदर, तो ये इफ जो इफ कंडीशन है ये नहीं चलेगी। अगर वन के लिए वन ही है तो नहीं चलेगी, लेकिन जब यहाँ पे टू पे पहुंचेंगे, जब हम यहाँ पे टू पे पहुंचेंगे तो टू के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अनइक्वल, और यहीं पे हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न कर देगा उस इंडाइसिस को जो कि मिसिंग है।
और इंडाइसिस को ही हम लोग इंडाइसिस को सेंड कर रहे हैं, बट हमको बोला क्या गया था कि वैल्यू को सेंड करना है। बट आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि हमको क्या कहा गया था कि 0 से लेके n तक रहेगा, और जो हमारी इसकी रेंज है एरे की 0 to 2, ये भी कैसी है, इसी तरह है। मीन्स आप देखोगे ना, तो जैसे कि 0 के ऊपर 0 ही आना चाहिए, 1 के ऊपर 1 ही आना चाहिए। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा कहना चाहता है, बट स्टोरी को थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए, ट्रिकी करने के लिए उन लोगों ने अलग तरीके से कहा है। तो अगर हम इंडाइसिस भी रिटर्न कर देते हैं तो समझ लो हम लोग वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं जो मिसिंग है। सो जैसे आप देख सकते हो 0 के ऊपर 0 आ जाएगा, 1 के ऊपर 1 आ जाएगा, 2 के ऊपर 3 आ जाएगा। तो 3 नंबर है वो एक्चुअल में एक वैल्यू है जो कि होनी चाहिए, बट वो गलत पोजीशन पे है बिकॉज कोई एक नंबर मिसिंग है। और वो नंबर मिसिंग कौन सा है, खुद इंडाइसिस नंबर 2। तो 2 के ऊपर 2 आना चाहिए, तो मतलब 2 ही नंबर जो है वो मिसिंग है। ओके, ये इसको ऊपर ध्यान मत देना, ये एक्चुअल में गलती से आ गया। ओके, उसके बाद हाँ, तो जब हम लोग उस इंडेक्स को ट्रिगर कर लेंगे जहाँ पे उसकी वैल्यू उसके बराबर नहीं है, तो उसको रिटर्न कर देंगे। और अगर समझो हमारा हमारा एरे है 0 से लेकर 3 तक का, 0 से लेकर 3 तक का हमारी वैल्यूज है 0 1 2 3 होनी चाहिए थी। बट ऐसा हो गया कि हमको जो इंटीजर का एरे मिला है वो कैसा मिला है, 0 1 2। ओके, तो ये जो एरे है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 3, बट इसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2। होनी क्या चाहिए थी, 0 से 3। तो जब ये कंडीशन आएगी तो उसको कैसे हैंडल करना है। अब देखो 0 के ऊपर 0 आ गया, 1 के ऊपर 1 आ गया, 2 के ऊपर 2 आ गया, बट जो 3 वैल्यू है उसको तो हम लोग कर ही नहीं पाए। ये एक तरह का एज केसेस हो गया, तो एज केस हमको मिस नहीं करना है। तो उस एज केसेस को मिस करने के लिए, या एज केसेस को ना मिस करने के लिए सॉरी, तो हमने हमने क्या किया है उस पर ध्यान देते हैं। तो जब एज केसेस हमको मिस नहीं करना है तो हम उसके जगह पे क्या लिख देंगे, अभी समझ लो पूरा ट्रैवल हो गया, मीन्स 0 से लेके इंडाइसिस 2 तक सारी वैल्यूज हैं, तो मतलब कौन सी वैल्यू नहीं है, 3। बिकॉज इसमें क्या 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 कहा गया है कि जो लेंथ रहेगा, 0 से लेके एरे की लेंथ तक के नंबर होंगे, लेकिन लेंथ वाला नंबर ही मिसिंग है। तो हम क्या कर देंगे, अभी 0 से इंडाइसिस तक तो अवेलेबल है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, नम्स की लेंथ को ही रिटर्न कर देंगे। नम्स लेंथ। तो ये जो एच केस था उसको भी इसने वो कर लिया, क्या कहते हैं, कवर कर लिया। और आप देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। सो ये भी हो गया। अब इसके भी कुछ आगे चल के बेस्ट ऑप्टिमल अप्रोचेस होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो अभी हम बात करते हैं सब एरे सम इक्वल्स टू के। अब इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्टिमल अप्रोच होते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच होते हैं, लेकिन हम लोग अभी सब बिगिनर लेवल चलते हैं, और एंड ऑफ द सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमल अप्रोचेस के बारे में ऊपर ऊपर से। सो सबसे पहले ये समझने के लिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। सो अगर कोई एरे है, जैसे कि मैं रैंडम एक एरे लेता हूँ 2 3 7 8 9। हाँ, तो इसमें कहाँ सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में बात कर लेते हैं हम लोग, क्या कहना चाहता है ये। सब एरे क्या कह रहा है कि आपको रैंडम नंबर ऑफ इंटीजर्स के एरे दिया होगा, और आपको के मतलब क्या है, टारगेटेड सम। जैसे कि 2 सम में सिर्फ 2 एलिमेंट की कॉम्बिनेशन को बनाना था। अब इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए, और चाहे सब एरे कितने भी लेंथ का हो। सब एरे क्या होता है, सब एरे होता है कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द एरे। मीन्स जैसे कि अभी अगर ये एक बड़ा एरे है, अगर समझ लो एक बड़ा एरे है, तो सब एरे क्या होगा, ये भी
ये भी एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे। मतलब जितना भी सबसेट्स होते हैं ना, सबसेट्स, मतलब सबसेट्स में क्या होता है, एक डिफरेंस है। सबसेट्स में क्या होगा कि आप ये वैल्यू और ये वैल्यू का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन सब एरे में क्या होता है कि चीजें या जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो कंटिन्यूस एलिमेंट का जब हम लोग सबसेट बनाएंगे ना, तो उसको कहा जाता है सब एरे। ओके, तो हमको क्या करना है, टारगेटेड सम को अचीव करना है, चाहे सब एरे के अंदर कितनी भी एलिमेंट्स हो। तो और इसके बाद और आगे बात करते हैं इसके कंस्ट्रेंट्स के बारे में। अब कंस्ट्रेंट्स क्या है कि जो हमारा सब एरे है वो 20,000 तक भी हो सकता है, एंड देन सब एरे की वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकती है। अब जो ये वाला है ना, ये कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको मैं इसके आगे एक और टॉपिक के बारे में बताऊंगा, तो उसमें इस वजह से उस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन में नहीं यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सब कंस्ट्रेंट। ओके, बाकी एक के की वैल्यू है, मतलब जो टारगेटेड सम है उसके बारे में बात किया गया है। सो हमने ये पढ़ लिया, अभी समझ लिया कि कंस्ट्रेंट्स क्या है और उसके हिसाब से हमको अप्रोच करना है। तो अगर आपका 20,000 के अराउंड अगर आपका लेंथ है ना, तो आप ट्राई करना चाहिए कि उसको एन स्क्वायर के अंदर रखना चाहिए आपको, कोई भी प्रोग्रेस हो, मतलब प्रोसेस को या फिर फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को। बिकॉज जब 1 लाख कॉम्प्लेक्सिटी पहुंचती है, मतलब 1 लाख स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस में, तो अराउंड 1 सेकेंड के अराउंड कुछ तो टाइम लगता है प्रोसेस को। और 1 सेकेंड अगर आपको इसके छोटे वाले प्रॉब्लम में इतना 1 सेकेंड लग रहा है, तो अगर समझ लो अगर इसका साइज बढ़ेगा इनपुट का, तो आपके प्रोग्राम को लोड होने में या एग्जीक्यूट होने में 10 सेकेंड 50 सेकेंड बहुत ज़्यादा डिले लग सकता है। तो इस डिले को ध्यान में रखते हुए आपको कभी भी इसका सोल्यूशन डिसाइड करना चाहिए। तो सब एरे के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग। इस सब एरे में हम लोग ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो सब एरे में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक प्रीफिक्स कैलकुलेशन। सो प्रीफिक्स कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। उसके लिए मैंने एक ये बना के रखा है कि प्रीफिक्स सम होता क्या है। सपोज हमको एक इंटीजर दिया गया है, इंटीजर का एरे दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमको पूछा गया है कि मान लो वेट, क्या हो गया, हाँ, हम्म, जैसे कि अगर हमको एक एरे दिया गया है और हमको पूछा गया है कि 2 से लेके 4 तक जो सब एरे हैं, मतलब 2 इंडाइसिस से लेके 4 तक जो एक मैंने सेक्शन लिया है इस एरे का, जो कि एक सब एरे है, उसका सम बताओ। तो अगर ये अगर एक बार होगा, तो आप इस तरह का प्रोग्राम लिख सकते हो जहाँ पे पहला पॉइंटर जो रहेगा, जो कि मैंने टू सम में आपको बताया, जो पहला पॉइंटर रहेगा हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे 2 पे। एंड समझ लो जैसे कि एक मैंने एक एरियल बना दिया सम का, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 पे, और फिर मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा जो जो स्टार्ट होगा 2 से और एंड हो जाएगा 4 पे। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले इंडाइसिस नंबर 2 का वैल्यू लेके आएगा, वो इसमें ऐड कर देगा 3। इंडाइसिस नंबर 4 का वैल्यू लेके आएगा, मीन 3 का वैल्यू लेके आएगा जो कि होगा 4। फिर 4 का लेके आएगा 5। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कुछ अराउंड हो जाती है 7 एंड ये 12। ओके, अगर ये एक बार करना हो आपको, तो फिर ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप फॉर लूप चलाइए हर बार और वैल्यू। अगर समझ लीजिए आपको एरे इतना ही दिया गया है और आपको पूछा गया है 10 टाइम्स, आपको पूछा गया है 100 टाइम्स, आपको पूछा गया है 1000 टाइम्स। तो आपको मैंने कल के इसमें दिखाया था कि अगर एक फॉर लूप हम चलाते हैं और उसमें इनपुट साइज या कुछ भी क्वेरीज बढ़ती हैं, तो हमको उतनी बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। और उतनी बार चीज़ें रिपीट करने के लिए हम लोग बार बार एक्सेस करेंगे, बार बार सबमिशन इक्वल्स टू ये वाला स्टेटमेंट चलाएंगे। तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाती है प्रोसेस की या फंक्शन की। सो हम ऐसा क्यों नहीं कुछ करते कि हम लोग सीधा जाए उस इंडाइसिस पे, जैसे कि अगर 2 पूछा है, 2 से 4 पूछा है, तो सीधा हम लोग वहां से ही वैल्यू ले लें और सम में डाल दें और इसको रिटर्न कर दें। ठीक है, तो अगर सिर्फ 2 एलिमेंट के बीच की वैल्यूज पूछी तो सीधा 2 एलिमेंट को ही हम एक्सेस करके वैल्यू फिर रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों हम बार बार सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और बार बार वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्रीफिक्स सम
कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। प्रीफिक्स सम्स क्या कहता है, अगर आपका n लेंथ का एरे है तो n+1 लेंथ का एक एरे डिफाइन कर दीजिए। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि टू पॉइंटर एक कॉन्सेप्ट है और हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। तो वैसे इस क्वेश्चन में भी अगर जब मैं ये समझा रहा हूँ कि हम n+1 करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें से मैंने n ही रखा है। तो ये मत क्वेश्चन करना कि सर आपने ये n+1 लिया था यहाँ पे और बाद में n लिया। तो ये ध्यान रखना कि हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता रहता है। तो हम सबसे पहले प्रीफिक्स सम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है प्रीफिक्स सम, उसके बारे में हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सो प्रीफिक्स सम में क्या आता है, अगर हम किसी इंडाइसिस पे खड़े हैं 0 से लेकर 5 तक किसी इंडाइसिस पे खड़े हैं, या फिर हम ऐसे ढांचा कर सकते हैं, अगर समझ लो 100 मीटर का एक रोड है, ठीक है, और हमको एक डायरेक्शन में दिखना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये अपना पहले एक बार सोच लीजिए, ठीक है। तो जब आप 10 मीटर पे खड़े रहेंगे तो आपको उस रोड का 10 मीटर तक का व्यू दिखेगा। अगर आप 20 मीटर पे खड़े रहेंगे तो आपको 20 मीटर तक का व्यू दिखेगा। और अगर आप एंड में मीन्स 100 मीटर में खड़े रहेंगे तो आपको पूरे एरे का व्यू दिखेगा, मीन्स पूरे रोड का व्यू दिखेगा। वैसे ही बात होती है प्रीफिक्स सम में। अब प्रीफिक्स सम में क्या होता है कि अगर आप जीरो इंडाइसिस पे खड़े हैं तो इसके आगे तो कोई रोड ही नहीं है। जैसे कि रोड पे अगर मैं स्टार्टिंग में ही खड़ा हो जाऊं, अगर सामने दीवार हो तो मुझे क्या दिखेगा, ब्लैक। तो वैसे ही जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक को। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट इंडाइसिस पे खड़ा रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। अगर मैं 2 इंडाइसिस पे खड़ा रहा हूँ तो मुझे 2 और 1 दोनों दिखेगा। 4 पे खड़ा रहा हूँ तो ये चीजें दिखेंगी। और जितना बड़ा एरे होगा उतना ज्यादा आपको एलिमेंट बढ़ते हुए दिखते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप एलिमेंट पे या फिर इंडाइसिस के आगे बढ़ते हैं। सो जब मैं 0 पे खड़ा था तो मुझे कुछ नहीं दिखा, 0। देन जब मैं 1 पे खड़ा था तो मुझे 1 दिख रहा था, मैंने वो डाल दिया। देन मैं 2 पे खड़ा था, मुझे 2 और 1 दिखा था, तो मैंने उसका 2 और 1 न डालने के बदले मैंने उनका सम डाल दिया। अब जो हमको, अब मैंने जैसे बताया था कि हर एक कॉन्सेप्ट होता है और उसमें मॉडिफिकेशन होती है क्वेश्चन के हिसाब से, वैसे इसमें भी है। अब मुझे 2 और 1 दिख रहा था लेकिन मुझे यहाँ पे सबमिशन के ऊपर काम करना है तो मैंने उनका सम ले लिया। तो इसी को कहते हैं प्रीफिक्स सम। मतलब अगर आप किसी इंडाइसिस पे खड़े हो तो उसके आगे जितनी भी प्रीफिक्स में जितनी भी एलिमेंट्स है उनका सबमिशन करके वहां पे पुट कर दो। सो 0 पे आपके पास कोई एलिमेंट नहीं था तो 0, 1 पे आपके पास एक सामने एक एलिमेंट था 1, 2 पे आपके पास एक एलिमेंट था 1 और 2, तो सबमिशन आपने 3 लिख दिया। देन आप 3 पे खड़े थे, आपके पास 3 एलिमेंट था, उसका सबमिशन 6 होता है, वैसे ही 10 होता है, देन 15 होता है, देन 21 होता है। अब यहाँ पे देखना आप कि कितना आसान हो जाएगा किसी भी सब एरे का सबमिशन को फाइंड आउट करने में। अगर समझ लो यहाँ पे मैंने दिया, अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है 2 से 4 तक का, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, जैसे कि अगर एक इंडाइसिस मुझे दे दी गई है आई से लेके जे तक का, ओके, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं इनिशियलाइज करूंगा सम को इक्वल्स टू पी ऑफ i+1 माइनस पी ऑफ जे, ओके। और मुझे वैल्यू मिल जाएगी जो मुझे डिजायर है। जैसे कि मुझे चाहिए था 4 से 2 तक, तो मैंने 4 लिया एज अ आई एंड 2 लिया एज अ जे, ओके। अब i+1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू देखते हम क्या है, 15। और जे क्या हमारा 2 है तो 2 की वैल्यू क्या जाएगी, 3। क्या इसकी वैल्यू 12 है, हाँ 12 है, जो कि हमने पहले फाइंड आउट की थी। अब देखो, हर एक क्वेरी के लिए पूरे लूप को ट्रैवल करना या ट्रैवर्स करना से बेहतर है दो एलिमेंट को एक्सेस करो जो हमको पूछा गया है। अब यहाँ पे आप बात करोगे कि i+1 क्यों है, बिकॉज अगर हमको 4th तक का चाहिए तो हमको उसके आगे खड़ा होना चाहिए। मतलब अगर हमको 40 मीटर तक का व्यू चाहिए तो हमको थोड़ा उसके आगे खड़ा होना चाहिए ना। अगर हम 40th पोजीशन पे खड़े रहेंगे तो जो 40th एलिमेंट है वो तो हमको दिखाएगा ही नहीं, मीन्स हमारे पैरों तले आ गया, ओके। अगर हम डाउनवर्ड्स देखते हैं रोड पे तो हमको 39 मीटर तक ही दिखेगा। 40th मीटर पे तो हम खड़े हैं तो 40th मीटर तो हमको दिखेगा नहीं। एज अ आइडियल कंडीशन लेना, एक्चुअल में मत जाना कि 40th भी दिखेगा नीचे मुंडी करेंगे तो, ओके। तो 40th के लिए हमको थोड़ा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे i+1 है। जैसे कि हमको 4th तक चाहिए ना, तो हमको 5th में खड़ा होना पड़ेगा, ओके। तो 5th में खड़े होंगे तो हमको 4th तक का सम दिखेगा। अब 4th तक का सम दिखेगा मतलब 0 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन तो मुझे तो चाहिए सिर्फ 2 से 4 तक। इसीलिए यहाँ पे माइनस को इंट्रोड्यूस किया गया कि जो सेकेंड इंडेक्स है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो इसमें इंक्लूड हो गया, यहाँ से लेके 4 तक की जो भी वैल्यूज होंगी, यहाँ से 4 तक की जो भी वैल्यू होगी वो 5th इंडेक्सिस में इंक्लूड हो गई। लेकिन
जो इंडाइसिस सेकेंड, जो इंडाइसिस 0 एंड 1 है उसको एक्सक्लूड भी करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूड कैसे करेंगे, ऐसे कि जो हमारा जो लोअर बाउंड रहेगा ना, लोअर बाउंड के पीछे तक की जो वैल्यू रहेंगी वो लोअर बाउंड में पड़ी रहेंगी, तो हम उन्हीं वैल्यू को बस माइनस कर देंगे। तो ये जो पर्टिकुलर अनवांटेड पार्ट है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। हमको क्या करना है, सिर्फ जो इंडाइसिस जो अपर बाउंड है उसके एक स्टेप आगे जाना है और जो लोअर बाउंड है उसको उससे माइनस कर देना है। तो ये होता है प्रीफिक्स सम। और यहाँ पे हम लोग कितनी बड़ी भी क्वेरी हो, कितनी छोटी भी क्वेरी हो, उसको हम लोग सिर्फ 2 एलिमेंट को एक्सेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई कोई कहेगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O(2), बरोबर, क्योंकि हम 2 एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। बट गलत। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह नहीं होती है, वो वैल्यूज के ऊपर नहीं जाती है बट वेरिएशन के ऊपर जाती है। अब जैसे कि सॉरी O() आएगा ये, फिर से बात करते हैं। हाँ, तो इसमें 2 एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो O(2) होनी चाहिए थी, बरोबर, लेकिन मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू होगी O(1) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज जो 1 है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो डिनोट करता है कांस्टेंट को। मीन्स आप कितनी बड़ी भी क्वेरी ले आओ, चाहे आपको 0 से 6 तक, आपको 0 से लेके 5 तक का वैल्यू चाहिए हो, चाहे 0 से लेके 5 तक के सब एरे का वैल्यू चाहिए हो, चाहे 2 से लेके 4 से चाहिए, तो हर बार इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो कांस्टेंट है। तो जो 1 है ना, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है कांस्टेंट को। या आप कुछ भी कर लो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी। और जो n है ना, वो n रिप्रेजेंट करता है इनपुट साइज को, ठीक है। और इनपुट साइज तो आपका बदल भी सकता है, चाहे आपके पास एरे 10 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 50 का हो। ओके, तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत कहना अगर 2 एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 रहेगा। अगर हर बार ऑपरेशन में वो 2 स्टेटमेंट कांस्टेंट रह रही हैं, उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और वो इनपुट के या क्वेरी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो वो कांस्टेंट स्पेस में, या ये सॉरी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाती है। ओके, तो ये था प्रीफिक्स सम। सो हमने प्रीफिक्स सम समझ लिया है, तो उसका क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि प्रीफिक्स सम कैलकुलेशन हो चुका है, ओके, सो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि हमको सब एरे का फाइंड आउट करना है जो टारगेट के अकॉर्डिंग है। सो हम फिर से इसमें जाते हैं। सो चलो मान लेता हूँ मैं इसका टारगेट एलिमेंट क्या लेते हैं हम लोग, चलो 3 ले लेते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले इंडाइसिस को पकड़ूंगा, ओके, एंड देन आगे बढ़ता रहूँगा। मैंने 1 को पकड़ा, अब मतलब ये दोनों इंक्लूड हो गए। मैंने आगे वाले इंडाइसिस को मतलब ये इंक्लूड हो गया। अब देखो, ये जो सब एरे है इसका जो सम है वो यहाँ पे आ गया, जो कि 3 है। अब उसके बाद ये इंक्लूड हो गया, ओके, ये इंक्लूड हो गया, तो उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इसको एक्सक्लूड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस इंडाइसिस को माइनस करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे हम लोग, आगे जाएंगे, 3 को देखेंगे, 3 के जो वैल्यू है 3 - 3 करेंगे तो मीन्स ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि इंडाइसिस नंबर 3 को पकड़ लो और उसमें से माइनस कर दो 2 को, तो आपको वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, बरोबर, सॉरी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, जो कि हमारे टारगेट एलिमेंट के बराबर है। तो ओके, तो हमको एक और सब एरे मिल गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काउंटर बना लेंगे, जो कि हम काउंटर को काउंट बोलेंगे सब एरे का, इसको इंस्टेंस करेंगे 0 पे। सो हम लोगों ने पहले एलिमेंट को उठाया, दूसरे एलिमेंट को उठाया, तीसरे एलिमेंट को उठाया, यहाँ पे हमको मिल गया 3, तो हमने इसको कर दिया +1। देन उसके बाद क्या किया हमने, आगे गए। अब आगे जाने के बाद क्या, अब ये सब एरे तो इंक्लूड हो चुका है, अब इसके आगे जो भी वैल्यूज होंगी वो ऑब्वियसली इससे ग्रेटर होंगी। ओके, तो इसके लिए हमको आगे की वैल्यू, इसकी जो पीछे की वैल्यू है उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और एक्सक्लूड कैसे करते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया कि एक्सक्लूड ऐसे किया जाता है, या किसी भी सब एरे की वैल्यू जाननी है तो ऐसे किया जाता है। सो हम लोग उठाएंगे थर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट को और उसमें से एक्सक्लूड क्या कर देंगे, सेकंड को। हमको फिर से टारगेटेड सम जितना वैल्यू मिल गया, कि मतलब एक और सब एरे मिल चुका है, जो कि होगा ओनली 3, क्योंकि अगर समझ लो n एलिमेंट्स हैं तो उसमें सबसेट एक एलिमेंट से भी तो बनता है ना, 2 एलिमेंट से ही बनता है, 3 एलिमेंट से ही बनता है। तो यहाँ पे हमको ऐसा एक सब एरे मिला है जो एक एलिमेंट से बना है, तो जो थर्ड इंडाइसिस है वो इंक्लूड कर दिया जाएगा काउंटर के अंदर, जिसमें +1 हो जाएगा। तो ये एक और +1 हो गया, तो ये बन गया, सॉरी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया था, देन
जब भी हमको ऐसा सब एरे मिलता जाएगा जो कि हमारे टारगेट एलिमेंट के बराबर है, तो बस हम उसमें ऐड करते जाएंगे एंड सो ऑन। तो हम सूडो कोड की तरफ पढ़ते हैं अभी। प्रीफिक्स सम के बारे में आपको पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे ही करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ने प्रीफिक्स सम, हाँ, ये जो सूडो कोड है ये प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने का फंक्शन है, मींस फॉर लूप है जिससे हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसके बाद हम काउंटर है, काउंट करेंगे सब एरे विद सम इक्वल्स टू के। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर लूप कैसे चलाना है आपको। जैसे कि पहले इंडेक्स को पकड़ा, देखा कि वो के बराबर है, तो हम वहीं पे ऐड कर देंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं है देन आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 0 को उठाया, ऊपर वैल्यू देखा, नहीं है, तो हम उसके आगे वाले सब एरे को ट्रेवल्स करने चले गए। 1 को उठाया, जैसे कि 1 को उठाया और ऊपर वाले एलिमेंट को देखा उसके बराबर है, नहीं है, तो हम लोग आगे चले गए। 2 को उठाया, वो उसके बराबर है, हाँ बराबर है, तो काउंटर को हम लोगों ने काउंटर को हमने अपडेट किया +1 एंड देन आगे चले गए। अब आगे चलने वाला क्या था, आगे चलने वाला मैंने बताया था कि आपको सब एरे का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बराबर। और सब एरे का वैल्यू क्या फाइंड आउट करना रहेगा, जैसे कि हम एक पॉइंटर रहेगा आई, एक पॉइंटर रहेगा आई, एक पॉइंटर रहेगा, सॉरी, एक पॉइंटर रहेगा जे। अब आई हर बार चेक करेगा, यहाँ पे आई चेक करेगा कि 0 क्या बराबर टारगेट एलिमेंट के, नहीं। 1 बराबर टारगेट एलिमेंट के, नहीं। 3 बराबर है, हाँ है और आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे जो मैंने बोला ना 0 है या नहीं, उस पर भी आगे बढ़ेगा वो। तो कैसे आगे बढ़ेगा, उसको एक्सक्लूड करके आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैंने 0 ले लिया, 0 जो वैल्यू है नहीं है, लेकिन उसके आगे बढ़ा मैं, तो जे को मैंने स्लैश कर दिया एक और आगे वैल्यू से, जिसका नाम रहेगा आई, इसका वैल्यू रहेगा i+1। तो इंडाइसिस क्या आ गया इसके अंदर, इसके ऊपर इंडाइसिस आ गई 1। अब क्या होगा, 1 इंडाइसिस की वैल्यू को माइनस कर देगा आई वाली वैल्यू से। आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो 0 के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो एक्सक्लूड कर देगा। तो मतलब 1, और एक्चुअल में यहाँ पे देखे जाए ना तो 1 - 0 1 ही आएगा। तो क्या इसके बराबर है, नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, आई फिर से अपडेट, जे फिर से अपडेट होगा, जे प्लस प्लस होगा। ओके, जे प्लस प्लस होगा तो जे कहाँ पे चला गया, 2 इंडाइसिस चला गया और वैल्यू नंबर 3। अब मेरे को 0 को एक्सक्लूड करना है, तो कैसे करूंगा मैं, सेकंड इंडाइसिस की वैल्यू को उठाऊंगा, जैसे कि i+1 उठाया मैंने 3, और माइनस कर दूंगा आई पे जो वैल्यू है, और जो आई पे जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या है, 0, और 0 पे 0 ही वैल्यू है, 0, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। यहीं पे हमारा काउंटर जो था मैंने अपडेट किया था पहले। अब जब हो गया है, उसके बाद हम इस पार्ट को पूरी तरह से इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, अब फिर यहाँ से फिर से सब एरे वाला पार्ट चालू हो जाएगा। जैसे कि हम 6 को उठाएंगे, ठीक है, 6 को उठाया और 0 को एक्सक्लूड किया, तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ये एक टारगेट एलिमेंट के बराबर है, नहीं। 10 को उठाया, फिर नहीं बराबर है, 15 ये भी बराबर नहीं है, 21 ये भी बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा आई रहेगा उसको अपडेट कर देंगे 1 से, जो कि पहले 0 था, तो वही इंक्रीमेंट करेंगे तो हो जाएगा 1। अब उसने 1 को लिया और चेक किया क्या ये टारगेट एलिमेंट के बराबर है, नहीं। अब क्या करेगा, ये जो पूरा पार्ट है ना, इतना जो बड़ा जो हमारा सब है उसको एक्सक्लूड करेगा। कैसे एक्सक्लूड करेगा, यही फॉर्मूला से। ओके, और जो इसके आगे की सब एरे हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो आप शुरू में देखते हो कि पहले आई इनिशियलाइज होगा 0 से लेकर 0 पे, 0 से लेकर, और देखिएगा तो फिर ऐड करना, जिसमें ये को प्लस एलिमेंट पे ऐसे जाएगा, मतलब उसके आगे वाले एलिमेंट पे ऐसे जाएगा। और जो आई खुद जहाँ पे था, आई खुद जहाँ पे था जो कि वैल्यू 0 थी, उसको एक्सक्लूड करते रहेगा, जिसको बढ़ाते बढ़ाते, तो कहीं पे भी सब हो जाएगा, मतलब स्कोर जाएगा, तो वहाँ पे वो काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा। तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग चलते रहेंगे और हमारा लूप चलता रहेगा, कैरी ऑन रहेगा। इसका सबमिशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, एंड देन ये टॉपिक कवर। सो आज के जो हमारे 3 क्वेश्चन थे वो कवर हो चुके हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। और अगर आपको अभी ऑप्टिमल अप्रोचेस के बारे में जानना है तो सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में यस करके कमेंट कीजिए, तो मैं इसके ऑप्टिमल अप्रोचेस बता सकता हूँ अभी।
ओके, तो ऑप्टिमल अप्रोचेस के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑप्टिमल अप्रोचेस बताओ। सो ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ चलते हैं हम लोग। अब टू सम, सबसे पहले टू सम को उठाते हैं। तो टू सम में क्या है, सिर्फ हमको हर एक एलिमेंट को लेना है, बरोबर, हर एक एलिमेंट को लेना है और हमको ढूंढना है कि उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन हो चाहिए। जैसे टू के अकॉर्ड अगर 9 टारगेट लेना है हमको और हमने टू उठाए हैं, सो अगर हमने टू उठाया है तो इसका अदर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 7। अगर हमने 7 उठाया है तो उसका अदर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 2। ओके, अगर यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी होती, जैसे कि अगर 3 होता, तो उसके लिए हम क्या चेक करते कि 6। अब इसमें क्या हो रहा है, एक लूप हो रहा है जिसमें हम पहले एलिमेंट उठा रहे हैं और दूसरे एलिमेंट को फाइंड करने के लिए पूरा लूप चला रहे हैं। लेकिन इसके बदले हम क्या कर सकते थे, हैश मैप का यूज़। अब हैश मैप क्या होता है, ये हमने कल पढ़ाया था, थोड़ा सा और रिविजन कर देते हैं। हैश मैप अपने फास्ट और एफिशिएंट लुकअप के लिए जाना जाता है, जिसमें आपको ऐसा फॉर लूप नहीं चलाना पड़ेगा या ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा थ्रू आउट द एरे फाइंड आउट करने के लिए कोई वैल्यू है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एफिशिएंट लुकअप हैश मैप प्रोवाइड्स ओ ऑफ वन टाइम का एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअल में एवरेज नहीं, एक्चुअल में वर्स्ट भी यही है और एवरेज भी यही है। तो इस जो सबसे यहाँ पे देखता हूँ। हम्म, हम्म, कि हाँ, तो लुकअप करने के लिए इसमें एक फंक्शन होता है जो होता है गेट करके। उसमें आपको मेरे को हाईलाइट करता हूँ, मुझे मिलते ही हाईलाइट करता हूँ। 2 मिनट ये लोड हो रहा है शायद। हाँ, अभी मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, हाँ, ये मिला। अब हैश मैप में हैश मैप तो आपको ने कोई भी वेरिएबल का नाम दिया है अपने हैश मैप को, एंड देन गेट मेथड होता है। अब गेट मेथड से क्या होता है, आप उसमें ढूंढते हो। गेट से आपको दो वैल्यूज मिलती हैं, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट होगी उसमें तो आपको वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी, अगर वो वैल्यू नहीं प्रेजेंट होगी उसमें तो आपको नल रिटर्न कर दिया जाएगा। तो हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे एक हैश मैप इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं, एक हैश मैप इनिशियलाइज कर सकते हैं और हैश मैप में एक फॉर लूप चला के सारी वैल्यूज को उसमें पुट कर देंगे। जैसे कि ओके, हमने सबसे पहले एक हैश मैप को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैं एक फॉर ईच के लूप के बारे में आपको बताया था मैंने, जहाँ पे हमको इंडाइसिस से कोई वास्ता नहीं, हम सिर्फ एक हर बार एक वैल्यू को क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, सो हमने एक इनिशियलाइज किया, नम्स को लिया, फिर सारे एलिमेंट को लेते जाएंगे और हैश मैप में पुट करते जाएंगे। ओके, शायद मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया है। हम्म, हाँ, हम पुट कर देंगे। अब इसमें क्या ऐसा होता है कि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। अब हमको सिर्फ ये जानना है कि वो वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम लोग वैल्यू में तो कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ की में वैल्यू डालते जाएंगे। जैसे कि मैंने नम डाल दिया और एक सॉरी, मैंने यहाँ पे की वैल्यू पेयर में होता है, अच्छा हुआ ध्यान आ गया। इंटीजर डाल देता हूँ मैं कुछ भी एक, तो हम सिर्फ क्या डालते हैं, वन डालते जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कोई भी वैल्यू अगर मैंने अगर उसमें से लुकअप करूंगा तो मेरे को वन रिटर्न हुआ, तो मैं मान लूंगा कि हाँ वो वैल्यू प्रेजेंट है। अगर वन रिटर्न नहीं होगा तो मान लूंगा कि वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो मैं इसमें पुट कर दिया एंड देन ये पूरा मैं हटा दूंगा। अब देखो, ये नेस्टेड लूप था जो हमको एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी पे मजबूर कर रहा था करने को। तो हम क्या करेंगे, हर बार हमने जीरो इंडाइसिस की वैल्यू को उठाएंगे। ओके, देन एक लेता हूँ,
ये होगा फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। ओके, और हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब एलिमेंट ही होगा सेकंड एलिमेंट हमारा। ओके, सो सेकेंड एलिमेंट के लिए हम लोग लुकअप करेंगे टेबल के अंदर। सो हैश मैप मैप डॉट गेट। ओके, हैश मैप डॉट गेट, और हम डाल देंगे कौन सी की वैल्यू पेयर के लिए हमको डालना है। अगर ये नॉट इक्वल टू आया, नॉट इक्वल टू नल आया, ओके, नॉट इक्वल टू नल आया, तो हम इंडाइसिस में वैल्यूज डाल देंगे। कौन सी वैल्यू, ये आई। ओके, वेट वेट वेट, हाँ, इससे ध्यान आया कि इंडाइसिस हम काम करना है ना, तो यहाँ पे हमको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम फॉर ईच लूप को नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमको हर बार जब हम लोग सेकंड एलिमेंट को ढूंढेंगे तो उसकी इंडाइसिस भी हमारे लिए जरूरी रहेंगी, तो 1 की जगह हम लोग इंडाइसिस पुट करते हैं। फिर से मेरा कंप्यूटर था स्लो हो गए। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। Now I think यहाँ पे हम रन करेंगे नम्स की लेंथ तक, देन काउंटर को आगे बढ़ जाएंगे और जो नम्स हैं उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, एंड देन उसकी इंडाइसिस को पुट करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा जब हम इसको गेट करेंगे, जैसे कि भी किसी वैल्यू को हम गेट करेंगे, अगर नल नहीं आया तो फिर उसके बाद क्या करेंगे। नल नहीं आया तो उसी वैल्यू को हम पहले इंडाइसिस में डालेंगे, मीन सेकंड इंडाइसिस में, और जो आई वैल्यू रहेगी वहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो हम पहले इसको चला के देखते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन तो राइट आए हैं, कुछ तो गलत आ गए हैं। तो ये जो सेकंड एलिमेंट हमारा सेट, सेकंड केस जो गलत आया है उसको छोड़ के हम सबसे पहले ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में बात करते हैं क्या हुआ था। ओके, तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया इसको, एंड देन हैश मैप को इनिशियलाइज किया। ओके, हम लोग ने हर एक वैल्यू को पुट किया उसके इंडेक्सेस के साथ, देन हम लोग ने हर एक एलिमेंट को उठाया एरे में से, देन फर्स्ट एलिमेंट बनाया और सेकंड एलिमेंट क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे ढूंढने गए। ओके, अगर सेकंड एलिमेंट हमको मिल गया, मीन्स नॉट इक्वल टू नल आया, तो हम लोग इसके इफ के अंदर जाएंगे, पहले इंडाइसिस में उस वैल्यू को डालेंगे, एंड सेकंड इंडाइसिस में जो सेकंड वैल्यू थी हमारी, जो सेकंड वैल्यू थी उसकी इंडाइसिस को डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको मिल चुका है पहले केस के लिए 0 एंड 1, एंड देन थर्ड केस के लिए 0 एंड 1। ओके, तो पहला जो हमारा अप्रोच था उसके ऑप्टिमल अप्रोच के लिए तो हमने बात कर लिया। अब इसमें क्या होता है, जो हमको फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चलाना पड़ रहा था लुकअप के लिए, तो यहाँ पे जो रहेगा हमको लुकअप के लिए सिर्फ ओ ऑफ वन की कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, जैसे कि इसमें बात की गई है। तो n इंटू वन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो ये किस में आ गया, ओ ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया। तो जो हमारा n स्क्वायर था उससे रिड्यूस हो गया, और हम लोग देख सकते हैं कि ओ ऑफ वन की कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ कैसा हो सकता है, और ओ ऑफ एन लॉ, ओ ऑफ एन स्क्वायर का कॉम्प्लेक्सिटी का तो ग्राफ कैसा होता है। ओके, ओ ऑफ एन में क्या होता है, जैसे जैसे आपका इनपुट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे लीनियर ग्रोथ होगा, लेकिन एन स्क्वायर में क्या होता है, एक पैराबोलिक ग्रोथ होता है। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगी जब आपका एरे का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने हैश मैप यूज किया है तो आपका लीनियर प्रोग्रेस होगा। ओके, एंड देन सेकंड क्वेश्चन, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में क्या होता है, अभी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि मिसिंग नंबर क्या होता है, अरे सॉरी मिसिंग नंबर नहीं, आपने एपी वगैरह पढ़ा होगा,
सो एपी में क्या होता है कि पहला एक वैल्यू होगा, ओके, देन अगला वैल्यू क्या होगा, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिफर करेगा, ओके। सो हर एक दो एलिमेंट को, हर एक एडजेसेंट दो एलिमेंट के बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस ही होता है, ओके, जो कि डिफाइंड होता है पहले से ही। जैसे कि पहला एलिमेंट हमारा 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तीसरा एलिमेंट 3 है, चौथा एलिमेंट 4 है। तो हर एक में डिफरेंस क्या है, 1 का, 1 का, 1 का, ओके। तो अगर हमको इसका सबमिशन निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, ये बन जाएगा हमारा ये 10। बट इसका एक और फॉर्मूला पढ़ा था मैं 12th में, जो कि था टर्म इक्वल्स टू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ओके। सो हम ये फॉर्मूला से इसका सबमिशन निकाल सकते हैं, जो कि होगा 10, बरोबर। और समझो मैंने यहाँ से 3 गैप कर दिया, तो इसका सबमिशन क्या हो जाएगा, 3 4 7, ओके। और अगर 10 में से मैं 7 माइनस कर दूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। मतलब मैंने मिसिंग इसको यहाँ से मैंने घुमा भी दिया, छुपा भी दिया, फिर भी मैं इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ कि 3 है वो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट मिसिंग था। तो मिसिंग एलिमेंट को हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। सबसे पहले इसका सबमिशन निकाल लो, एंड देन पूरे जो एरे आपको गिवन एरे, जैसे कि एक्चुअल एरे ये होना चाहिए था 1 2 3 4, बट आपको एक्चुअल एरे क्या दिया गया है, 1 3 4, सबमिशन होगा 7, और जो हमने फाइंड आउट किया है वो 10, तो 10 - 7 हो जाएगा 3। तो ये भी देखो, यहाँ पे आप n² से नीचे आ सकते हो, और चाहे ये कैसा भी हो, चाहे 2 1 4 हो या 4 1 2 हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसमें क्या होगा, कैसे भी रैंडम वैल्यू हो, लेकिन एट द एंड सबमिशन इसका क्या होगा, 7 होगा। और यहाँ से सबमिशन जो है 10 है, उसको माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो ये इसका है ऑप्टिमल अप्रोच। इसके भी हम लोग कोड के बारे में देखते हैं। हाँ, तो जब मैंने पहले बात की थी उसमें क्या कहते हैं, हमने सॉर्ट किया था, जो n log n ले रहा था, फिर हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हर एक इंडाइसिस के ऊपर उसकी वैल्यू चेक कर रहे थे। लेकिन ऑप्टिमल अप्रोच में क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लगाया जिससे हमको सबमिशन मिल गया, ओके। फिर देन यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, इसको छोड़ दीजिए आप, ये भी वही काम कर रहा है जो आपको मैंने इसमें बताया कि हर एक सम को कैलकुलेट करके आप माइनस कर दो, ये भी वही काम कर रहा है। हाँ, तो ये हर एक सम को बस एक्चुअल में क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट को उठा रहा है, और जो हमने यहाँ पे सम कैलकुलेट किया जो कि 10 था, जैसे कि यहाँ पे 10 था जो समीशन हमारा, उसमें क्या कर रहा है, जैसे कि 2 को उठा रहा है, 2 - 10 कर रहा है, फिर 1 को उठा रहा है, -1 कर दे रहा है, 4 को उठा रहा है, -4 कर दे रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3, मतलब जो मिसिंग एलिमेंट है, बरोबर, जो मिसिंग एलिमेंट है वही आएगा ना। तो जो एंड में सम बचेगा हमारा, वो रहेगा मिसिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n। तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, एरेस की n log n, एंड देन इसकी n। अब देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर दो दो एलिमेंट हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे कि सॉर्टिंग की क्या थी, n log n, और बाकी उसके ट्रैवल करने की क्या थी, n। तो इसको हम कॉमन लेते हैं, n log n प्लस, ओके। तो इसमें जो ये +1 है ना, इतना डिफरेंस नहीं करता, ओके। या फिर आप ये भी कह सकते हो, जो इतना डिफरेंस नहीं करता तो उसको हम इसको log ऑफ n भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप। या फिर अगर आपको एक्चुअल जो मतलब देखना चाहिए, तो हम लोग हमेशा किसी फंक्शन के अंदर जो सबसे वर्स्ट होता है, मतलब फॉर लूप सबसे वर्स्ट होता है, जिसका सबसे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, उसी को पूरे प्रोसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान लेते हैं, ओके, जो कि n log n होगी। तो यहाँ पे जो n है वो इसके अंदर छुप गया, ओके। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, log n है +1 है, तो प्लस इतना 1 जो है एक्चुअल में क्या है, O ऑफ 1 की कॉम्प्लेक्सिटी रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो O ऑफ 1 की कॉम्प्लेक्सिटी इनएलिजिबल हो जाती है, और n log n इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो हमने इसकी भी बात कर ली। और जो थर्ड वाला पार्ट है, और जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने पहले ही, जो पहले के दो क्वेश्चन थे ना, तो उसमें हम लोगों ने ऐसा बिगनर लेवल सोच के बनाया था। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग ने एक टॉपिक आपको रिप्रेजेंट करेंगे या सिखाएंगे उसके हिसाब से बताया, तो उसमें आपको हमने ये प्रीफिक्स सम बता दिया। सो ये पहले से ऑप्टिमल है, एंड देन दैट्स ऑल। आज का सेशन के लिए ये 3 क्वेश्चन थे, और चाहिए तो आपको ये हम, ये क्या कहते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है ये शेयर करने वाले हैं,
और आप रीड आउट कर सकते हो कि इसके एल्गोरिथम्स कैसे हैं या अप्रोच कैसे हैं। देन यहाँ पे उसके सूडो कोड हैं। अगर आपको कोड स्पेसिफिक नहीं जाना है, जैसे कि जावा पाइथन जिसमें भी आप करते हो उसकी स्पेसिफिक नहीं जाना है और आपको सिर्फ कौन से समझना है, उसके लिए सूडो कोड है। एंड देन लास्ट में इसकी क्या कहते हैं सोल्यूशन की लिंक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दिया जाएगा और आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।